फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाव पल्लवन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भाव पल्लवन 100% आपको करने के लिए आता है। तो पहले हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि भाव पल्लवन आखिर है क्या। फिर कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे और उनको हम क्या करेंगे, भाव पल्लवन करेंगे। तो अगर आप ये समझ लें कि भाव पल्लवन होता क्या है तो बहुत आसानी हो जाती है किसी भी दिए हुए वाक्य को भाव पल्लवन करने की। तो चलिए यहाँ पर पहले भाव पल्लवन का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, भाव पल्लवन का मतलब होता है कि कोई सुगठित अथवा अति संक्षिप्त गुम्फित विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना। तो आप सिंपल कह सकते हैं, जनरली भाव पल्लवन जो होता है, जो महान लेखक लोग होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो शोक्तियां होती हैं, उनके जो दोहे होते हैं, उनके जो दो एक लाइन की चीजें होती हैं, ठीक है ना, शोक्ति खासतौर पे एक दो लाइन की होती है, उनको दिया जाता है। उनको आपको विस्तार में वर्णन करना होता है, विस्तार में लिखना होता है, यही भाव पल्लवन कहलाता है। तो सुगठित यानी कि जो दिया है उसका मतलब निकले, ठीक है, सुगठित और संक्षिप्त विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना ही भाव पल्लवन कहलाता है, ठीक है। और भाव को विस्तार से समझाने को, जो भाव दिया होता है एक लाइन का दो लाइन का, उसको विस्तार से समझाने को ही भाव पल्लवन कहते हैं, ठीक है ना। तो सुगठित भावों को स्पष्ट करने तथा समझाने के लिए व्याख्या करने को भाव पल्लवन कहते हैं। तो आप किसी भी तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं। कुछ सूक्तियां होती है, कुछ कहावतें होती हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सूक्ति या कहावतों को सुगठित ढंग से विस्तार करके लिखने को ही भाव पल्लवन कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी इसका अर्थ दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। और इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इसमें विस्तार की जगह व्याख्या मत लिखिएगा, क्योंकि भाव पल्लवन में व्याख्या नहीं की जाती है, भाव पल्लवन में विस्तार किया जाता है। व्याख्या जो होता है वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर, क्योंकि भाव पल्लवन इतना आसान नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सूक्ति दे दी गई और उसको आपको दो लाइन की, एक लाइन की सूक्ति है और उस सूक्ति को, उस कहावत को आपको कम से कम 10 से 12, 15, 20 लाइन में लिखना होता है, यानी उसको विस्तार देना होता है, उसका अर्थ प्रकट करना होता है, उसका भाव प्रकट करना होता है कि आखिर जो सूक्ति, वो कहावतें दी हुई हैं, वो क्या कह रही है। ये भाव पल्लवन होता है। चलिए अब यहाँ पे भाव पल्लवन के नियम देख लेते हैं कि भाव पल्लवन के आखिर नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो उक्त, मूल उक्त या सूक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, यानी जो भाव पल्लवन दिया हुआ है, जो गद्यांश, जो एक दो लाइन दी हुई है, ठीक है, उसे युक्त या सूक्ति कहते हैं। उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, फिर उसका चिंतन मनन करना होगा ताकि उसका भाव अच्छे से निकल आए। मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य गौण भावों पर भी विचार करना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इससे संबंधित है पर इसमें नहीं दी गई हैं, और मैं एज एग्जाम्पल, एज ए उदाहरण उसमें जोड़ सकते हैं और उन्हें आप एक पेज पर लिख के रख सकते हैं ताकि आप भूलें ना। मूल भाव का विस्तार करते समय आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। जब आप भाव पल्लवन करेंगे तो वो तो सूक्ति कहावत एक या दो लाइन की होगी, भाव पल्लवन आपको 15 से 20 या 10 लाइन में करना होगा। तो आप वहां पे एग्जाम्पल, उदाहरण भी ले सकते हैं, उससे मिलता जुलता, जिसका अर्थ वही निकले, कुछ और नहीं। भाव पल्लवन की भाषा सरल और स्पष्ट हमेशा होनी चाहिए ताकि लोगों के समझ में आ जाए। अप्रासंगिक अनावश्यक बातों से बचना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मूल भाव को ही लेना चाहिए भाव पल्लवन में। मूल भाव की ना तो आलोचना करनी चाहिए और ना ही अपनी ओर से कोई उसमें टिप्पणी करनी चाहिए।
जो सूक्ति या जो उक्त का अर्थ निकल रहा है वही आपको वहां पे लिखना है, भाव पल्लवन में विश्लेषण करना है। ठीक है, भाव पल्लवन को लिखने के बाद एक दो बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि कोई इसमें कमी तो नहीं रह गई या कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है। तो ये नियम होते हैं भाव पल्लवन के। अब चलिए यहाँ पर भाव पल्लवन का उदाहरण ले लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा एक भाव पल्लवन हो गया कि हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है। ये हो सकता है महात्मा गांधी जी ने कहा हो ये वर्ड। ठीक है कि हिंसा बुरी चीज है, हिंसा तो बुरा है ही है, लेकिन जो दास्ता जो गुलामी है वो भी उससे बुरा है। अब इसका आपको भाव पल्लवन करना है, तो मतलब इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आपको इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि हिंसा को भी लेना होगा, हिंसा के बारे में भी बताना होगा, और साथ ही साथ में दास्ता यानी गुलामी को भी लेना होगा और उसके बारे में भी बताना होगा। जैसे कि यह सत्य है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। हिंसा में प्राण ही तो जाती है ना। प्राचीन काल से ही मनीषियों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और गांधी जी ने भी हिंसा का विरोध किया और उसे बुरा बताया। दासता या गुलामी को भी बुरा माना गया। कोई दास जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। कहते हैं ना, दास्ता गुलामी करवाने वाले से यानी कि जुर्म करने वाले से सहने वाला बड़ा होता है, तो गुलामी करवाने वाले से जो गुलामी सहता है, जो दास्ता सहता है, वो बड़ा होता है। तो वास्तव में दास्ता का जीवन जीना हिंसा से भी बदतर होता है, और इसलिए दास्ता के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े, किसी को आजाद यदि करवाना है और वहां पे हिंसा का सहारा लेना पड़े, तो वह क्षमा योग्य हो जाता है। क्या? हिंसा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नेताओं ने दास्ता की श्रृंखलाओं को तोड़ने का आह्वान किया था, और यह सही है कि अहिंसा अच्छी है। यह सही है कि अहिंसा अच्छी है, हिंसा बुरी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लिया जा सकता कि अहिंसक को अपने अधीन या दास बनाया जाए। ठीक है, वह कुछ ना बोले। इस कथन से यह भी प्रकट होता है कि मुक्ति पाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े, दास्ता से मुक्ति पाने के लिए यदि हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े तो उसमें दोष नहीं है। तो देखिए, ये भाव पल्लवन होता है। हिंसा बुरी चीज है पर दासता उससे भी बुरी है। अब ये लाइन यहाँ पे आपको एक दे दी गई है, एक सूक्ति, एक कथन दे दिया गया है, एक युक्ति दे दी गई है। अब आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए एक और भी ले लेते हैं भाव पल्लवन यहाँ पर, उसको समझते हैं। ठीक है, यहीं पे एक ये दिया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो इसका भाव पल्लवन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भाव पल्लवन कर लेते हैं। इसका भाव पल्लवन होगा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, यानी जिसके दिमाग है, वह केवल वर्तमान ही नहीं सोचता बल्कि भविष्य के बारे में भी विचार कर सकता है। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि है। बुद्धि के भी दो पक्ष होते हैं, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि। सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि का तात्पर्य है सुबुद्धि सुमति का पर्याय है। ठीक है, सुबुद्धि जो है सुमति का पर्याय है, और कुमति का मतलब दुर्बुद्धि है, जिसके बुद्धि नहीं होती, बुरी बुद्धि। जब मनुष्य में सुमति रहती है तो वह अच्छे कार्यों में लगता है और उसी से वह अच्छे बुरे की विवेक भी करता है। ठीक है, अच्छे बुरे की पहचान भी करता है। और जब सुमति से हटकर कुमति के अंतर्गत काम करता है तब उसे कठिनाइयां, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और सुमति से संपत्ति, सुख की प्राप्ति होती है। कुमति से अहंकार, घमंड, दंभ, क्रोध आदि दुर्गुणों का विकास होता है, जो आगे चलकर व्यक्ति को और कठिनाइयां और उलझनों में फंसाती है। दूसरी ओर नम्रता पूर्वक आचरण करना, बड़ों का आदर करना, आदर बनाना सुमति के लक्षण होते हैं। उदार बनना, बड़ों का आदर करना, उदार बनना सुमति के लक्षण है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जहां सुमति, जहां बुद्धि है, तह संपत्ति नाना, वहां अनेक तरह की संपत्तियां होंगी
और जहां कुमति है, जहां पे बुद्धि नहीं है, तह विपत्ति निदाना, वहां पे अनेक तरह की जो विपत्तियां कठिनाइयां होती हैं वो आती हैं। तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो ये होता है भाव पलवन। एक दो लाइन दी होती है, कथन सूक्ति दिया होता है, कहावतें दी होती है, और उनको आप कम से कम 10 से 12 लाइन में आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।